वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक से पहले हमजा ने हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है, यानी ये जाके तो रेडी वाले के साथ भी बार्गेन करते हैं और वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं उनको सस्ता करा लेते हैं। बस फरा मैं मॉल में इसीलिए नहीं ना जाता कि थोड़ा सा भला भी रेडी वालों का ही हो रहा हो। अगर फ्रूट मुझे रेडी वालों से मिल रहा है तो मुझे मॉल में जाने की जरूरत नहीं है, लेना मुझे उन्हीं से ही चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी देख लेनी चाहिए। मगर उससे 50 रुपए हमें ले लेना चाहिए अगर वो बेचारा 50 का लगा के बैठा हुआ है। एनीवे, टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। सिंध सरकार सैलाब मुतासरीन से भी हाथ कर गई, सरकारी इमदाद की बंदर बांट की गई, मनमाने अफराद को नवाजा गया, पीडीएम में सिंध की रिपोर्ट में इंकशाफ। सानिया मोटरवे पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज, लेकिन मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के लिए छलावा बनकर रह गया। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, किसी को कोई खबर नहीं। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई, पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज आपने जानी है, सिंध के मसाइल हैं। फरा, पहले हमने कराची की तो बात की, लेकिन ये बहुत अहम मसला है। ये जिस वक्त बारिशें हुई उस वक्त इमदाद की बात हुई, रिलीफ पैकेज की बातें हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो वैसे भी हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं है और सुनने को भी फरा ये बातें अच्छी नहीं है। और उसके हवाले से पीडीएमए की एक पीडीएमए सिंध की रिपोर्ट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी बात कर रहे हैं। और सवाल ये कि सिंध पर क्या आसेब का साया है जो उसकी तरक्की का पहिया उल्टा घूम रहा है। वसाइल के लिहाज से माला माल सूबे की धरती अपनी बेबसी पर नुहा कना है। वो कौन सा मसला है जो सिंध की आवाम ने नहीं देखा है? हालिया बारिशों और सैलाब ने सूबे में तबाही मचा दी, मगर उन हालात में भी सिंध सरकार जो है वो लोगों की दादरसी में कामयाब नहीं हो सकी। टूटे फूटे जो मुतासरीन के खैमे हैं वो छीन लिए गए, वो खैमे उन तक नहीं पहुंचाए गए। अभी कल की ये रिपोर्ट थी एनडीएमए की तरफ से कि जो खैमे एलोकेट किए गए थे वो नहीं पहुंच पा रहे, वो रास्ते में ही छीन लिए गए। बिल्कुल, मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बात हो रही थी, बिलावल साहब भी गए थे, लेकिन अब चीज़ें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं कि जहां पर उमरकोट में 6 लाख मुतासरीन थे, वहां पे चंद हज़ार जो हैं राशन बैग पहुंचाए गए हैं, वहां पर चीज़ें दी गई हैं, सरकारी माल की बंदर बांट की गई है और अपने मनमाने अफराद को नवाजा भी गया है। ये हकाइक पीडीएम में सिंध ने अपनी रिपोर्ट में जारी किए। सिंध हुकूमत के रिलीफ सरगर्मियों के दावों की कलई पीडीएम में रिपोर्ट में खुली है, जिसके मुताबिक जहां नुकसान हुआ वहां इमदाद नहीं दी गई है। उन्हें परेशान कुन भी है, अफसोसनाक भी है। इस हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख से। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सवाल ये है कि पीडीएमए का सामान जो है क्या ये भी सियासी बुनियादों पर तकसीम हो रहा है, जैसे कि ये रिपोर्ट के कुछ हकाइक जो हमें बता रहे हैं। इस सूरत हाल में आपका क्या कहना है? अपोजिशन का भी तो किरदार होता है ना एक चेक एंड बैलेंस रखने का। मुझे अफसोस है कि पीडीएमए की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीफ गुड्स है वो मुतासरीन की बजाय अपने सियासी हिमायतियों को मिल रही है और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इनके कमदारी कर रहे हैं, इनकी गुलामी पे उतरे हुए हैं और उनके जो आका हैं जिन्होंने उनको वहाँ पोस्ट कराया हुआ है उनके कहने के ऊपर सियासी लोगों को जो डूबे हुए ना भी सही उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो मुतासरीन असल मुतासरीन है जिनके घरों में कई फुट पानी है, जो रोडों पर बैठे हैं, जो रास्तों पर बैठे हैं, जो शेल्टर लेस हैं, पलंगों के ऊपर चटाई डाल के बैठे हैं सर के ऊपर, जिनके पास मच्छरदानी नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। रियल मुतासरीन। और आप भी चलिए, आप जाइए मैं तो पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब के साथ भी हमने फिजाई मुआयना किया, उसके अंदर भी सारा डूबा हुआ देखा। मैं खुद पूरे सब जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ग्राउंड पर रहा हूं और हमने वहाँ इमदाद दी है, भरपूर तरीके इमदाद दी जाती है तो नजर आती है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि जॉबल तो इमदाद दी नहीं गई। देखिए यहाँ बारिशें कम हुई लेकिन जो सेम नाले में शिगाफ पड़ गए, एलबीओडी में शिगाफ पड़ गया, जो इरिगेशन ने 12 साल यहाँ भल सफाई नहीं की, बंद पक्के नहीं की, जिसकी वजह से लोग डूब गए। उसके बाद यह बड़े लोगों ने, सियासी जिम्मेदारों ने, पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता जिम्मेदारों ने अपनी जागीरें बचाने के लिए लोगों की जमीनें, गरीब लोगों की, आरियों की जमीनें और गाँव डुबो दिए। और अब जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का मौका आया उसके अंदर भी बिल्कुल खयानत की जा रही है और असल लोग। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आप ये कहिएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपने इलाके विजिट किए हैं और बिल्कुल आप सदर साहब के साथ भी मौजूद थे, आपने क्या देखा? पानी खड़ा हुआ है, ऐसे में कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ वबाएं फैलती हैं, कैसे इकदाम किए जा रहे हैं, आपने वो देखा? सेहत का निज़ाम वहाँ पर कैसा है? कैंप्स लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए हैं? देखिए अलमिया यही है कि हजारों एकड़ जमीन पर पानी खड़ा है, गोटों में पानी खड़ा है और इस वक्त मच्छरों की बहुतात है
और कोई इतने अरसे में चलते हुए ना मुझे, और वही गंदा पानी पी रहे हैं लोग, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो मैं खौफजदा हूँ कि डायरिया, कॉलरा, स्किन डिजीज, डेंगी, मलेरिया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वबा फूट सकती है, लेकिन ना हमें कोई मेडिकल कैंप नजर आ रहे हैं, ना कोई इमरजेंसी मेडिकल टीम नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ा मसला लाइव स्टॉक का भी वहाँ है। इनके जानवर हर जगह गुजरते हुए आपको रोडों पर जानवर मरे हुए नजर आ रहे हैं, लाइव स्टॉक की टीम्स वहाँ नहीं गई हैं जो कि जानवरों के लिए कोई दवाई का बंदोबस्त करें, बच्चों के लिए, इंसानों के लिए। तो वहाँ मुझे बड़ी इस सूरत हाल के बाद जो खड़ा हुआ पानी है, जिसकी वजह से मच्छर, गंदगी, बदबू, वो सब ये सूरत हाल है, और वही पानी वो पी रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अंदेशा है कि खुदा ना खास्ता वबाई अमराज फूट सकते हैं। खड़ा पानी निकाला नहीं जा रहा है। अच्छा अलीम आदिल शेख साहब, यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये बातें आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन ये इल्जाम तो आप लगा रहे हैं या आप निशानदही तो कर रहे हैं, अपोजिशन का किरदार इससे बढ़कर भी है। आपने इसके बारे में कोई बात की, कोई आपने कोशिश की कि अगर हुकूमत की तवज्जो नहीं है तो तवज्जो दिलाई जाए, अगर नाअहली है तो उसकी निशानदही की जाए। हुकूमत को एक शेडो अपोजिशन का जो किरदार है वो ये भी तो है ना कि हुकूमत को वो उन इक़दामात पे मजबूर करे जो कि अवाम की फलाह और बहबूद के लिए। आपने क्या किया है इस हवाले से? देखिए, एक तो वहाँ ग्राउंड पर गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब साहब ने आज से 12 रोज पहले 1 लाख राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया था, जो कि पूरे कराची समेत पूरे सिंध के दीगर इलाकों में भी, मुतासरा इलाकों में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। फिर पिछले दिनों हम गए थे, प्रेसिडेंट साहब भी गए थे, 10,000 राशन बैग्स और टेंट्स एनडीएमए की जानिब से वो हम डिस्ट्रीब्यूट वहाँ कर रहे हैं। बाकी तवज्जो दिलाने के लिए सूरत हाल ये है कि डेली में ग्राउंड हम जाते हैं, वहाँ जाकर इमदाद भी करते हैं, सामान भी देते हैं और इनको बेनकाब भी करते हैं, इनको एहसास भी दिलाते हैं कि भाई अपना काम है आप कर। बिलावल साहब गए वहाँ 6 दिन मुल्क खास में रहे, और सिवाय इसके कि वो 6 रोज उन्होंने इसके ऊपर सर्व कर दिए, ये बावर कराने के लिए वफाक कुछ नहीं दे रहा। उनको जब मच्छर काटते हैं, बच्चे कहते हैं मच्छरदानी चाहिए, वो कहते हैं वफाक कुछ नहीं दे रहा। बच्चे कहते हैं भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, वो कहते हैं वफाक कुछ नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि हमें कोई डॉक्टर से दवाई दिलवा दो, वो कहते हैं वफाक कुछ नहीं दे रहा। जबकि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत खुद जिम्मेदार है। हमें कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी करना, मजीद करना चाहिए, और एनडीएमए को अपना रोल प्ले करना चाहिए मजीद आगे बढ़कर। लेकिन इस वक्त हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने अगर बात कहीं दी है, ठीक है अलीम आदिल शेख साहब, एक जो अपोजिशन बार बार कहती रही, पीटीआई का मौक़िफ़ यही था, एमक्यूएम का मौक़िफ़ यही था, फंक्शनल लीग भी यही कहती रही कि कराची में तो मसाइल इसलिए हल नहीं होते क्योंकि पीपल्स पार्टी को वहाँ पर मैंडेट ही नहीं मिला था, लेकिन अंदरून सिंध में तो पीपल्स पार्टी का ही मैंडेट है। तो उधर आप क्या समझते हैं, ये माइंडसेट क्यों है पीपल्स पार्टी का? देखिए, कराची में ये कहते हैं कि जी कराची में सारा कंट्रोल हमारा नहीं है, कहीं डीएचए है, कहीं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कहीं केएमसी है, कहीं डीएमसी है, कहीं केपीटी है, कहीं रेलवे है, बहुत सारे इदारे हैं, इसलिए कराची नहीं होता। दीगर सिंध के इलाकों में तो बिला शिरकत खैर इनका इक़्तिदार है, चेयरमैन इनका, नाजिम इनका, एमएनए इनका, एमपी इनका, डीसी इनका, इरिगेशन इनका, सब कुछ इनका। लेकिन वहाँ इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते कि वहाँ इनको इंटरेस्ट है नहीं गरीबों से। वहाँ इंटरेस्ट इतना ज़रूर लेते हैं कि इस फ्लड के अंदर इन्होंने माल बनाना है, फ्लड के अंदर इन्होंने अपनों को नवाजना है, फ्लड के अंदर इन्होंने गरीबों को डुबोना है। और इरिगेशन वाले तो जब फ्लड आते हैं, टूट फूट होती है, तो वो तो उनके तो शादियाने बच जाते हैं, शावा भी शावा, शावा भी शावा। अब तो मज़े आ गए हमारे। बात यह कि इनका आवाम से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। यहाँ कभी एड्स आता है, कभी कुत्ते खा जाते हैं, कभी फ्लड में मर जाते हैं। जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट ने, आप देखिए, एहसास प्रोग्राम के तहत 60 अरब रुपए सिंध में दिए थे 50 लाख लोगों को। बात यह कि इन्होंने का लगता है कि आवाम से इन्होंने ताल्लुक अपना ख़त्म कर लिया है। और अगर देखनी है इनकी कारकर्दगी हमारी पीपल्स पार्टी की, तो चलिए इन 14 अजला में जाकर देखिए, लाखों लोग सिर्फ हैं और अभी तक रिलीफ का काम सिर्फ कागजों में स्टार्ट किया गया है। ग्राउंड पर शेख साहब, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमने इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, हमने उनके रहनुमाओं से भी रब्ता किया है, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं आ पा रहा हमारे पास, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आपके सामने जो पेश किया ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा का मौक़िफ़ है। विश के वो भी हमें ज्वाइन करते हैं इस हवाले से। और पीडीएमए सिंध की ये रिपोर्ट है जिसपे हम मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे। खैर, हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ ले सकें। आगे बढ़ते हैं, सानहा मोटरवे की बात करेंगे, उसके ऊपर कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि फराह अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। जो मरकजी एक मुजरिम है, एक ही डेवलपमेंट रह गई है कि मुजरिम पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया। सो राना अजीम साहब से हम जानेंगे, एडिटर फोरम हमारे साथ है। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आबिद नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? कहा जा रहा था, दावे किए जा रहे थे, लेकिन जमीन निगल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ?
देखिए जी, आबद के हवाले से जितने दावे किए जा रहे हैं सब गलत साबित हुए और पुलिस ने कल रात जो गुज़श्ता रात गुजरी है उसमें यह फैसला किया है कि आबद की गिरफ्तारी में थोड़ी सी डिले कर दी जाए ताकि आबद किसी तरीके से उस बिल से बाहर निकले जिसके अंदर वो छुप गया है। ये मैं आपको बिल्कुल जैनुइन उसकी हिकमत अमली बता रहा हूँ, क्योंकि आबद का बेनोई और आबद का भाई फोटाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। और एक और चीज कहता हूँ कि आबद के हवाले से 3 जगहों पर छापे मारे गए हैं। आबद उन तमाम जगहों पर मौजूद रहा है, ये नहीं कि वहां पे नहीं गया, उन जगहों पे मौजूद रहा है। अब उसको 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले किस तरह इतला हो जाती है, पुलिस खुद सर पकड़ के बैठ गई है। और एक और चीज बड़ी क्लियर होकर सामने आई है कि आबद जो है ये एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के एक रहनुमा जो है उसका बड़ा मेन सपोर्टर है जिसका तल्लुक मुल्तान से है। और आबद उसके लिए प्रॉपर्टीज के मुख्तलिफ काम करता रहे, इन जमीनों के कब्जे छुड़ाता रहे। और इसलिए पुलिस ने ये किया कि थोड़ा सा नरम कर दिया ये हाथ और आबद के मामले पर रेट्स कम कर दी जाए ताकि आबद बिल से बाहर निकले, फिर उसे गिरफ्तार किया जाए। और ये भी शक किया जा रहा है कि हो सकता है आबद उन लोगों के पास ही हो जिनका सियासी असर और सूख है। अब सियासी असर सूख वालों को क्यों पकड़ा जा रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। जब आबद की तस्वीर, आबद की बहुत सी चीजें, आबद के नंबर से उनको काले और पिछले दिनों में आबद उनके लिए प्रॉपर्टी का कारोबार करता रहा, उसके बावजूद पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी, लेकिन आबद के बहनोई और आबद के भाई को पकड़ के ले आई है। ठीक है इमरान साहब, ये भी फरमाइएगा जैसे आपने कहा कि उनका ताल्लुक और ताने बाने जो है वो जाकर कुछ सियासी शख्सियात से मिल रहे हैं, तो इसकी जमानतें भी होती रही हैं मुसलसल। और जैसे आपने कल भी हमें बताया था और सामने आ गई ये बात की उजरती कातिल था, ये बहुत सारी वारदातें जो है ये पैसे लेकर किया करता था, तो इसका मतलब है इसे सरपरस्ती हासिल है। और अगर सरपरस्ती हासिल है तो उन जामिनों को या उन लोगों को जिनके साथ इसके ताल्लुकात रहे हैं अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। यही तो थी कि जिसको हम सब सोचते थे इसकी जमानतें क्यों होती थी, क्यों इतनी जल्दी रिलीज हो जाता था और क्यों वो सब कुछ होता था। वरना एक चीज और आपको बताओ, जिस केस में पहले पकड़ा गया था ना, आपको पता उस केस में हम सोच रहे थे क्यों इतनी जल्दी रिलीज हो गया था। इन लोगों ने अपनी कोशिश करके इसका डीएनए जो था जब ये पकड़ा गया तो 1 साल बाद उसका रिजल्ट लाए थे, और जब 1 साल बाद डीएनए का रिजल्ट आता है तो उस दौरान में आप रिलीज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जमानत इसी वजह से हुई थी। बहुत शुक्रिया राना साहब, इसी पर बात करेंगे। साबिक आईजी अब्बास लक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर अब्बास लक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जफर अब्बास लक साहब, ये कहिएगा कि तस्वीरें जारी कर दी गई, क्या शिनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए और अभी तक आबिद गिरफ्तार नहीं हो सका है, क्या यही फेलियर है? उसको मालूम हो गया कि मेरी निशानदही कर ली गई है, उसको छुपने का वक्त मिल गया, उसको पता है कि अब मुझे पकड़ लिया जाएगा, क्या इस वजह से वो अब बाहर ही नहीं निकल रहा, कहीं सामने ही नहीं आ रहा? क्या ये गिरफ्तार करके ही उसकी शनाख्त जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि देखें एक पूरा मुल्क का जो मीडिया है वो उसके फ़ोटो दिखा रहा है, उसको इतला हो गई है, उसके हर तरह की एक हरासमेंट क्रिएट कर दी गई है, तो वो छुप गया है। अब देखिए, बंदा इतने बड़े मुल्क में कोई बंदा अगर आराम से किसी जगह पे बैठ जाए तो कैसे आप पुलिस उसको पकड़ेगी? वो पकड़ा जाएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने बहुत बड़ा जो कारनामा किया है, जो बाकी मुल्ज़मान को पकड़ लिया, उसके रिकॉर्ड को सारा मालूम कर लिया, तो इंशाल्लाह ये पकड़ा जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा इसको थोड़ा सा मीडिया पे वो जो हाइप मिली है वो बहुत ज़्यादा मिल गई है। सर ये फिर आप उसी तरह की बात कर रहे हैं कि मीडिया पे हाइप बहुत ज़्यादा मिल गई है। वाकया ही इतना दिलखराश है, ये इसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है और उसके ऊपर ये मुसलसल इस तरह के लैप्सेस अगर आते रहेंगे तो यकीनी तौर पर इससे हम सबकी अफसरदगी में और मायूसी में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए हम इस पर मीडिया भी और तमाम लोग फॉलोअप लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक अहम बात यह है, जैसे अभी राना अजीम साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि 1 साल लग गया था इसकी पिछली दफ़ा भी रिपोर्ट आने में और अभी भी उसको मुसलसल, ये 2003 से वारदातिया है, उजरती कातिल है। उन्होंने बताया कि इसके कुछ सियासी कनेक्शंस जो हैं वो भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, मुसलसल इसकी ज़मानतें करवाई जाती रही हैं। तो क्या उस ग्रोह और उस गैंग और उस साइट को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो लोग जो इसको मुसलसल पनाह देते रहे, इसकी पुष्ट पनाही करते रहे हैं, उन्हीं को पकड़ लिया जाए, शायद उनसे कोई जो है वो सिरा मिल सके? देखिए जी, हर आदमी के अपने कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं, सहारे होते हैं, वो सोसाइटी में रहता है, तो कोई बंदा भी ऐसी सूरत हाल में उसकी मदद नहीं कर रहा होगा, मुझे यकीन है। लेकिन एक आदमी जो होशियार है, क्रिमिनल है, वो अपने आप को छुपाने के लिए उसके पास बहुत एक अकल होती है, वो कहीं ना कहीं बैठा होगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब निशानदेही हो गई है, पता लग गया, तो उसका मिल जाना, उसके सारे घर वाले पकड़े गए हैं तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही या उसकी
पुलिस की जो उसकी जो जद्दोजहद है उसमें कोई फ़र्क आया है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी ठीक है। ज़फ़र अब्बास साहब, ये भी कह दीजिएगा कि इन्वेस्टिगेशन में फेलियर्स क्या हैं? क्या रिसोर्सेज नहीं है पुलिस के पास कि वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, या फिर ट्रेनिंग नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके और जल्दी केसेस को निपटाया जा सके? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ग्रास रूट पे क्या मसला है? असल बात यह है जी, जो पंजाब की पुलिस है, जैसे कि सिंध की भी कह सकते हैं आप, खैबर पख्तूनख्वा ज़रा बेहतर है। यहाँ सियासी असर और पुलिस को जो मिसयूज़ करने का एक रवाज है तारीखी, वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो सियासतदान हैं वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो थाने के साथ उनकी मुंसलिक है। पुलिस आर्डर 2002 का जो नफाज है वो डिले हो रहा है। वो आपको सियासतदान, पुलिस अफसरान और बाकी जो ये सारे लोग नहीं होने देते, और उसकी वजह से जो तफ्तीशी महकमा है, जो तफ्तीशी विंग है पुलिस का, वो डेवलप नहीं हुआ। वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रकम है उसका इस्तेमाल, और उस विंग की में बहुत कोरा मश्क तफ्तीशी जो प्रोड्यूस करने चाहिए थे वो ट्रेनिंग ना होने वजह से नहीं हो रहे। तो पुलिस आर्डर 2002 का निफाज होना चाहिए फौरी तौर पे, और ये उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही आपने कहा। ये पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत लंबी चौड़ी उसके जाए बगैर अगर ये ही एक चीज़ है वो कर दी जाए तो खासे मामलात में बेहतरी आएगी। आपके नज़र में होगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि पुलिस मुल्क में कब्ज़ा ग्रुप बन गई है, ये उनका कहना था पंजाब पुलिस के बारे में। और आपने देखा निजी टॉर्चर सेल्स की भी कुछ बात की गई, वो भी CCPO ने उनको भी अकाउंटेबल किया। तो इस तरह के वाक़यात पुलिस में रिपोर्ट होना, आप नहीं समझते कि ये सिर्फ इस एक्ट को बहाल करना काफ़ी होगा, या पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या पुलिस को अपने अंदर भी बहुत सारी काली भेड़ों को तलाश करने और उनको भी सज़ा देने की ज़रूरत है? देखिए जी, पुलिस रिफॉर्म्स यही हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बेस पे 2002 में जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक़्त की जो नेशनल असम्बली थी उसे पुलिस आर्डर 2002 को मंजूर करवाया। वो पाकिस्तान का कानून है, उसको लागू ना करना गवर्नमेंट की नाकामी, नालायकी और एक गैर कानूनी अमल है। और दूसरी बात जो है, जो पुलिस में कब्ज़ा ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, तो वो IG साहब को चाहिए जो लाहौर में और बड़े शहरों में पुलिस अफसरान बैठे हैं बहुत अरसा से, 10-10 साल से, उनको निकाल के बैर के ज़िलों में भेजें, उनको फौरी तबादला करें। सर, चीफ जस्टिस ने कहा किसी एक जगह पे 10-10 साल नहीं रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि पुलिस गंदे अंडों को निकाल बाहर करे और अफसरों को माफ़ करने की रविश छोड़ें। ये एक तासुर है जो ये चीफ जस्टिस साहब एक बड़ी अहम मसले की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इस मसले पे काबू पाया जाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पुलिस आर्डर 2002 का निफाज कर दें, और जो पुलिस अफसरान किसी एक ज़िले में 5 साल से ज़्यादा हैं उनको दूसरे ज़िले में भेजा जाए। ख़ास तौर से पर लाहौर और फैसलाबाद और गुजरांवाला से, ये बड़े ज़िले हैं, और रावलपिंडी, यहाँ पे लोग 20-20 साल से बैठे हैं और फिर वो इंडल्ज करते हैं इन बातों पे जिनकी निशानदेही चीफ जस्टिस साहब ने की है। ये IG साहब कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, IG साहब कर सकते हैं। ज़फ़र अब्बास लक साहब, साबिक IG हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका भी सवाल से करते। पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए हैं, और IG साहब भी इस पर कर सकते हैं। जिस तरह आपने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि ये मामलात हैं, लेकिन बड़ा लाइटर नोट पे फ़रा ले लिया जाता है। जो असल मसला है कि उन्होंने कहा ना कि इस मसले को इतना आप बढ़ाएं चढ़ाएं नहीं, हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही, अल्लाह करे कि पकड़ा जाए। लेकिन हमें एक एतराज़ इस रवैये पर भी है, जो रवैया मुसलसल जो है किसी न किसी बहाने, किसी न किसी हवाले से हमारे सामने आता रहता है। एक अच्छी खबर भी है, कल हमने आपके सामने रखा था कि इस्लामाबाद पुलिस ने 8 ऐसे पुलिस अहलकारों को आइडेंटिफाई किया जो कि बेगर्स के गिरोह की सरपरस्ती कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस ने उन तमाम लोगों को मुलाजमत से फारिग कर दिया। तो ये वो एक अच्छा स्टेप है जिसकी तरफ हम ज़रूर अप्रिशिएट करें कि अगर उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने उनको सज़ा भी दी है। यही वो तरीका है जिसके जरिए महकमे भी और इदारे भी अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, ताकि उनको पता हो कि हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फरा, अगला मामला है BRT पेशावर का। पहले भी हमने 2 दिन पहले इस पर जिक्र किया था। एक और बस को आग लग गई, अफसोसनाक बात है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी जो हैं जितने उसमें मुसाफिर थे वो बखैर आफ़ियत रहे, उनको निकाल लिया गया। और अब जो बड़ी बात है, एक माह बाद ही BRT को जो है बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरा जी मुमताज़ साहब, बताइएगा ये क्या सवाल है, कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई, और इस वाक़े की थोड़ी सी तफसील हमें दीजिएगा।
जी फरा, दरअसल बात यह है कि जो BRT सर्विस है उसको बमुश्किल 33 दिन ही हुए हैं और इन 33 दिनों में ये 4 नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं और कई इलाकों में, हैदराबाद के इलाके में, इसके अलावा GT रोड पे और इसके अलावा एक और वाक़या भी आतिशदगी का पेश आया है। उसमें खुशकिस्मती से किसी मुसाफिर को कोई जानी नुकसान तो नहीं पहुंचा, अलबत्ता बसों को नुकसान पहुंचा है और इन बसों को पार्क कर दिया गया है। अब जो चौथी दफ़ा ये वाक़या पेश आया कल आग लगने का, तो उसके बाद तमाम जो बस सर्विस है BRT की उसको मुअत्तल किया गया है। अगरचे ये जो BRT बनाई गई है, ये जो आतिशदगी का जो कल वाक़या हुआ ये BRT के ऊपर पेश नहीं आया, बल्कि ये फीडर रूट पे जो हैदराबाद के लिए शुरू की गई है, ये उसमें जो BRT बस थी लोगों का क्या कहना है बंगिश साहब? जो लोग वहाँ पे सफर कर रहे होते हैं, कुछ तो पता चलता होगा कि क्या होता है, उसके बाद आग लगती है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? कोई तकनीकी खराबी है, कोई दहशतगर्दी की जाती है, कोई किसी की लापरवाही से आग लगती है? कुछ तो 4 वाक़यात हो चुके हैं, कुछ तो कड़ियाँ मिलती होंगी। असल में ये लोग जो चीनी माहिरीन की टीम उस दिन पहुंची थी पिशावर, और अब कल एक और टीम भी आई है जो ये बसें बनाने वाली कंपनी है, उनके माहिरीन इसमें शामिल हैं। वो इसका बाकायदा तौर पे जायजा ले रहे हैं और वही ये पिन पॉइंट करेंगे कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या कोई। ठीक है, टीम वहाँ पर मौजूद है। मुमताज़, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। तर्जुमान ट्रांस पेशावर मोहम्मद उमैर खान साहब मौजूद है। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर साहब, क्या मामला है? अब आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, क्या तकनीकी खराबियां हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई कर ली गई हैं? मसला क्या है कि 33 दिन हुए और इतने मसाइल सामने आ गए? 4 वाक़यात। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो कल का वाक़या था वो एक आजमाइशी बस थी, उसमें कोई मुसाफिर सवार नहीं था और जो उसमें मामूली सी चिंगारी लगी थी उसको बस में मौजूद आले की मदद से बुझा लिया गया था। सेकेंडली, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ताकि लोगों की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमने किया है ना करेंगे, और जो चीनी माहिरीन और जो बस बनाने वाली कंपनी है उनकी सिफारिश पे आर्जी तौर पे बस सर्विस को मुअत्तल किया गया ताकि तमाम तर बसों का असर और जायजा लिया जा सके और जो भी इसमें खामी है उसके रूट कॉज पर पहुंच के उसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में किसी भी किस्म के मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आए, ना मुसाफिरों को तकलीफ उठानी पड़े, ना अदारे को इस हवाले से मज़ीद कुछ करना पड़े। कोई इतनी रॉकेट साइंस तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्वॉल्व होगी। जिन्होंने बसेस बनाई हैं, अगर वो आपके साथ हैं तो उन्हें इल्म होगा कि ये तकनीकी खामी की वजह से लग रही है, मैल ऑपरेशन की वजह से लग रही है, या फिर कोई लापरवाही की वजह से लग रही है। तो इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, इतना लंबा मसला होना नहीं चाहिए कि 4 हादसात हो चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं और अभी तक हम नहीं कर पा रहे। दूसरा ये भी बताइएगा, इंश्योर्ड हैं ये बसेस? ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान किस खाते में जाएगा? जी मैं आपको बता दूं कि तमाम तर बसें मुकम्मल वारंटी में हैं, और जब वारंटी में होती हैं तो मैडम इसकी वजह से जो चीनी माहिरीन जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी सिफारिश थी, तो वो खुद पाकिस्तान में पहुंच कर उनकी एडिशनल टीम भी आ गई ताकि जो तहकीकात का अमल है उसको तेज किया जा सके। पब्लिक एक्सचेकर का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उनके बसेस वारंटी में हैं और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हम हर लिहाज से एवरी एलिमेंट विल बी चेक वेरी प्रॉपरली एंड थॉरोली, ताकि उसके बाद उसको सर्विस पर दोबारा बहाल कर दिया जाए। कब तक ये सर्विस मुअत्तल रहेगी, कुछ इस बारे में भी बता दें। जी ये कल सस्पेंड की गई थी और इस पे जब तक मुकम्मल तहकीकात एक बस को क्लियर ना कर दिया जाए तो उसको फिर तब तक रिज्यूम नहीं करेंगे जी। यानी ये गैर मुअय्यना मुद्दत है जिसके लिए बंद की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए मोहम्मद उमर। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान थे और वो यही कह रहे हैं। लेकिन चलें, ये अच्छा है कि उन्होंने कहा कि इसको फ़िलहाल मुअत्तल कर देना चाहिए लोगों की सेफ्टी के लिए, पर ये ऐसे वाक़यात नहीं आने चाहिए। पहले मंसूबा देर से शुरू हुआ, लागत बढ़ गई और उसके बाद 1 माह के अंदर 33 दिन के अंदर ये चौथा वाक़या है। अब यहाँ पर माहिरीन की टीम मौजूद है और वो इसको चेक कर रही है जिस तरीके से उमर खान साहब ने कहा, और कोई वक्त नहीं दिया जैसे आपने कहा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।